नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए मतदान जारी। भारत और इटली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% पर पहुंची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तीसरे पहर सभी स्थितियों में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम नवीनतम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं फरहत नाज। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल समेत 15 जिलों में 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इस लोकसभा सीट पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में 2 करोड़ 35 लाख से अधिक मतदाता 1204 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि वाल्मीकि नगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी जैसी नक्सल प्रभावित सीटों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 33,782 मतदान केंद्रों में से 4,999 केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। बिहार के अपर जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों में और एक वाल्मीकि नगर लोकसभा में मतदान के लिए पूरी तैयारी कंप्लीट है। पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंच गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उसके अलावा मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। जहां रिवराइन एरिया है वहां पे बोट पेट्रोलिंग और घुड़सवार दस्ते रहेंगे और एरियल सर्वेलांस के लिए तथा इमरजेंसी नीड्स के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहने रखना होगा। और अब मतदान की ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वैशाली जिले में मौजूद हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल के पास। कृष्ण कुमार लाल जी, हमें बताइए कि ये चुनाव पिछले 2 चरणों के चुनाव से किस तरह अलग है? फरहत, पिछले 2 चुनाव के मुकाबले मतदाताओं का उत्साह अधिक दिख रहा है। मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई। सरकार चुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतार लगी हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी मतदान का प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। फरहत, इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। इसके अलावा विजेंद्र यादव, बीमा भारती, फिरोज और रमेश ऋषिदेव समेत 12 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के शकील अहमद खां और सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का भी किस्मत दांव पर है। फरहत जी, वहाँ मतदान को लेकर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? फरहत, मैं इस समय पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 124 के नजदीक हूँ। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। दियारा इलाकों में घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है। इसके अलावा विभिन्न नदियों में नावों पर सवार होकर सुरक्षा बल के जवान असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अनहोनी घटना को टालने के लिए हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है।
कुछ स्थानों पर ईवीएम के शिकायत होने की खबर है। इन मशीनों को बदला जा रहा है। फरहत, धन्यवाद केकेला, हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। बिहार के नालंदा जिले में हिलसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 3 बूथों पर भी आज मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 52, 52A और 55 में फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया है, क्योंकि 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान वाले दिन ईवीएम और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ले जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जांच के बाद आयोग ने पाया था कि तकनीकी कारणों से ईवीएम में खराबी आ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता करके मतदान का कीर्तिमान स्थापित करें। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और उचित दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया। वहीं मणिपुर में आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य के 3 जिलों में स्थित वांगोई, सेतु, त्रिलोंग और वांगजिक टेंथा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। 1,35,000 से अधिक मतदाता 11 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 203 केंद्रों पर मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। भारत और इटली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें ऊर्जा, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और मीडिया क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी यूरोप से संबद्ध संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने कल शाम मीडिया को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 महामारी को दूसरे विश्व युद्ध की तरह ऐतिहासिक घटना समझा जाएगा। वे कल शाम इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया को कोरोना परिवर्ती युग के अनुरूप स्वयं को बदलना होगा और इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। ये साफ है कि कोविड-19 महामारी सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह इतिहास में एक वाटरशेड रहेगी। हम सभी को इस नई दुनिया के लिए, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के लिए अपने आप को एडेप्ट करना होगा। इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और अवसरों के लिए हम सभी को एक नए सिरे से तैयार रहना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी बातचीत से हमारे संबंध और मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से इटली में कोविड से हुए नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस समय अन्य देश कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय इटली इस महामारी से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि इटली ने शीघ्रता और सफलतापूर्वक इस बीमारी पर नियंत्रण किया। उन्होंने कहा कि महामारी के शुरुआती महीनों में इटली की कामयाबी ने हम सभी को प्रेरित किया और उसके अनुभवों ने सभी का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कोंते की तरह वे स्वयं भी भारत और इटली के बीच संबंध बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2018 में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद से आपसी संबंधों में काफी गतिशीलता आई है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत से संबंध मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि कोविड-19 की स्थिति में सुधार के बाद भारत को इटली के सांसदों का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक्सेलेंसी, आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। 2018 में टैक्स समिट के लिए आपकी भारत यात्रा और हमारी मुलाकात अनेक पहलुओं को स्पर्श करने वाली रही। भारत के लोगों के मन में भी इटली के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा करने वाली रही। 2018 में हमारी बातचीत के बाद आपसी आदान प्रदान में काफी गति आई है। इटली की संसद ने पिछले साल इंडिया इटली फ्रेंडशिप ग्रुप स्थापित किया है। मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद हमें इटालियन पार्लियामेंट मेंबर्स का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 2000 से अधिक सफल विद्यार्थियों को पीएचडी, एमटेक और मास्टर ऑफ डिजाइन, एमबीए और बीटेक समेत अन्य डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत समारोह में सीमित संख्या में लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे तथा सभी सफल विद्यार्थी, उनके अभिभावकों, पूर्व छात्रों और आमंत्रित अतिथियों के लिए आयोजन का ऑनलाइन वेबकास्ट किया जाएगा। सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा स्वर्ण पदक तथा संस्थान के रजत पदक भी प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसे इंद्रप्रस्थ, एफएम गोल्ड और एआईआर लाइव न्यूज चैनल पर सुबह 11 बजे से सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के हजीरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन और हजीरा तथा घोघा के बीच रो पैक्स फेरी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसे देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्ग और सड़क मार्ग के बीच संपर्क स्थापित करने, यातायात सुविधाओं का बेहतर लाभ उठाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान स्थानीय लोगों से रो पैक्स सेवाओं के बारे में बातचीत भी करेंगे। रो पैक्स सेवाओं के अंतर्गत कार, बस और ट्रक जैसे परिवहन के साधनों को यात्रियों और माल समेत जलमार्गों के जरिए दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से वे आगे की यात्रा कर सकते हैं। हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करेगी। इससे घोघा से हजीरा की यात्रा 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर की रह जाएगी। इससे यात्रा समय में कमी आएगी और रोजाना करीब 9000 लीटर ईंधन की बचत होगी। भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख समुदाय से लेकर एक अलग ट्रस्ट को सौंपने के पाकिस्तान के फैसले पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी उच्चायुक्त को बुलाकर उससे कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तानी चार्ज डे अफेयर्स को साफ शब्दों में कहा गया है कि ये फैसला सिख समुदाय की भावनाओं के विरुद्ध है। पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला बेहद ही निंदनीय है। ये समस्त सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और करतारपुर कॉरिडोर के प्रति उनके हृदय में भावनाओं के खिलाफ है। पाकिस्तान द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उनके दावों को उजागर करता है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया गया और हमने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध दर्ज किया है। उसके साथ ही साथ हमने उनसे इस मनमानी फैसले को पलटने को भी कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए मतदान जारी। भारत और इटली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से आईआईटी दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% पर पहुंची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तीसरे पहर सभी स्थितियों में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम नवीनतम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर में जगह बनाई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 77,65,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से संक्रमित लोगों में से केवल 6.19% ही उपचार करा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि इलाज करा रहे कोविड मरीजों में से 78% से अधिक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस समय 5,20,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 47,638 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। केंद्र की प्रभावी नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है।
इस समय देश में मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 670 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 1,24,985 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,178 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर दिल्ली में अभी तक 4,23,831 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 64 और लोगों की मृत्यु के साथ ही राजधानी में कोरोना से मृतकों की संख्या बढ़कर 6,833 हो गई। इस दौरान 6,121 लोगों को कोविड से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण राज्य में अब नया निवेश आना शुरू हो गया है। राज्य सरकार कई देशों के उन निवेशकों के संपर्क में है जो अब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि हाल ही में एक जर्मन कंपनी जो अब तक चीन में जूतों का निर्माण कर रही थी, उसने अपना निर्माण कार्य अब आगरा में शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 10 ऐसे देशों के संपर्क में है जो उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार और दक्षिण अफ्रीकी युद्धक सामान निर्माता कंपनी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके बाद ये कंपनी अनआर्म्ड व्हीकल यानी UAV सहित कई रक्षा उत्पादों के निर्माण की इकाइयां अलीगढ़ में स्थापित करेगी। नवनीत सहगल ने कहा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश के उन 5 चोटी के राज्यों में शामिल है जहां कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन किया गया। प्रदेश में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लगभग 4,36,000 औद्योगिक इकाइयों को तकरीबन 10,000 करोड़ से अधिक का कर्ज बांटा जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 1,035 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर 91.16% हो गई है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,78,633 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,62,846 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,321 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 63,65,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 210 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 175 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,036 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,751 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,02,099 हो गई है। वर्तमान में 10,59,499 लोग होम क्वारंटाइन में तथा 8,879 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं। मुंबई शहर में कुल मरीजों की संख्या 2,62,473 तक पहुंच गई। मुंबई में कल 22 मरीजों की मृत्यु हुई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 10,399 हो गई। इसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना योद्धाओं से अपील की है कि वे समाज की सेवा के लिए अपने समर्पित प्रयासों को जारी रखें। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और इससे मुकाबला करने के लिए बड़ी मात्रा में समर्पित सेवा प्रयासों की आवश्यकता है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन के जनवरी 2021 में आने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी 2021 में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए जिलों में नियुक्त वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी वैक्सीन के प्रबंधन की तैयारियां कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या लगभग 4 लाख है।
स्वास्थ्य कर्मियों के बाद पुलिस सहित उन सभी विभागों के कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी जो मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े हैं। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 7,000 के आसपास आ गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में सभी स्कूल इस वर्ष 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये निर्णय उन राज्यों के अनुभवों को देखते हुए लिया गया है जहां स्कूलों को दोबारा खोला गया। इसके साथ ही इस निर्णय के पीछे कुछ राज्यों में कोविड-19 के दूसरे दौर का शुरू होना भी है। ये निर्णय सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत बातचीत के बाद लिया गया। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि महामारी के प्रसार को रोकने और संक्रमित मरीज की पहचान के लिए कोविड-19 की जांच बहुत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए डर छोड़कर कोरोना वायरस जांच के लिए आगे आने का आग्रह किया। महामारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी 3 चीज है कि सबसे पहले पेशेंट का पता लगना चाहिए, उसके लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट होने चाहिए और ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है कि हम एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केसेस को हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और एक बार टेस्ट होता है तो बाद में हम ट्रेस कर सकते हैं उनके संपर्क में कितने लोग आए हैं और उनके बाद जो उसमें से सीरियस है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। केवल ये सोच के घबराना नहीं चाहिए कि मुझे खांसी जुकाम ही है, मौसमी है, नॉर्मल है, हो सकता है कि ऐसे ठीक हो जाए, कोरोना आएगा तो मुझे क्वारंटीन सेंटर में ले जाए जाएंगे, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। कि अगर आपको सच में कोरोना है, आपने अगर अभी एहतियात नहीं बरती तो वो आपके परिवार वालों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए एक खतरनाक चीज हो सकती है। इसरो आज हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम भारत के नवीनतम उपग्रह EOS-01 को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए PSLV C-49 वर्क हॉर्स रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। अपनी 91वीं उड़ान के दौरान इस रॉकेट से 9 और व्यावसायिक उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रक्षेपण आज अपराह्न 3:02 पर चेन्नई के निकट दक्षिणी आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से होगा। इसके लिए उलटी गिनती 26 घंटे पहले कल दोपहर 1:02 पर शुरू हुई थी। श्रीहरिकोटा से इस कैलेंडर वर्ष में छोड़े जाने वाला ये भारत का पहला मिशन है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रक्षेपण से पहले की प्रक्रियाएं सुगमता के साथ चल रही हैं। उपग्रह EOS-1 में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया गया है, जिसका रिजोल्यूशन सभी को आकर्षित करता है। इस उपग्रह का उपयोग कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए होगा। इसका कार्यात्मक जीवन 5 वर्ष का होगा और इस अवधि में महत्वपूर्ण आंकड़े लगातार मिलते रहेंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। वंदे भारत मिशन के 8वें चरण का संचालन इस महीने की 1 तारीख से किया जा रहा है। इसमें 1287 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई हैं, जो 27 देशों से संचालित होकर और भारत में 21 हवाई अड्डों पर पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इन विमानों से लगभग 2,30,000 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। इनमें 18 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई परिवहन समझौते के तहत हो रही उड़ान भी शामिल है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 18 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 560 अरब 71 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि से मुद्रा भंडार में ये बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 81 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर से बढ़कर 518 अरब 33 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर पर पहुंच गई हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। दिन में आसमान साफ रहेगा और तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में तापमान 0 से 1 नीचे और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराकर दूसरे क्वालीफायर राउंड में प्रवेश कर लिया है। अबुधाबी में खेले गए इस मैच में सनराइजर्स ने 132 रन का आसान लक्ष्य केन विलियमसन के अर्धशतक की मदद से हासिल कर लिया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए भेजने पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन बनाए। अब रविवार को अबुधाबी में दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। और सिद्धार्थ, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी हां फरहत, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के डोनाल्ड ट्रंप से आगे होने की खबर सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान जादुई आंकड़ा शीर्षक से लिखता है, जो बाइडेन बस चंद कदम दूर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ट्रंप सीरीज से खारिज। जनसत्ता के शब्द हैं, पेंसिल्वेनिया व जॉर्जिया में पासा पलटा, बाइडेन को बढ़त। पत्र ने बाइडेन के इन शब्दों को भी प्रकाशित किया है कि मतगणना पूरी होने तक धैर्य रखें अमरीकी। बंगाल की खाड़ी में 4 नौसेनाओं का पराक्रम, हिंदुस्तान ने ये खबर सचित्र प्रकाशित की है। हरिभूमि लिखता है, LAC विवाद के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने एकजुटता से दिखाई अपनी प्रचंड समुद्री शक्ति। बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ मालाबार का पहला फेज। पोषण में कमी के कारण अमरीकियों से दुबले भारतीय, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, लॉन्सेट में प्रकाशित अध्ययन से खुलासा, भारत सबसे कम BMI वाले देशों में शामिल। दैनिक भास्कर खास शीर्षक से लिखता है, पोषण की कमी से 8 इंच कम हो सकती है लंबाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, उच्चतम न्यायालय का कड़ा रुख, कहा दिल्ली NCR में स्मॉग रोकें। दिल्ली में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जनसत्ता के प्रथम पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 7,178 नए केस, 64 की मौत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों के लिए मतदान जारी। भारत और इटली के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों देशों ने साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से IIT दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% पर पहुंची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तीसरे पहर सभी परिस्थितियों में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम नवीनतम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।